हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी टेक न्यूज के एक और कमाल के एपिसोड में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारी पहली न्यूज निकल कर आ रही है वो आ रही है पबजी की तरफ से। देखो, पबजी आएगा या वापस नहीं आएगा, इस पर अभी बहुत बड़ा सवाल है। अभी हाल ही में बात हो रही थी कि जियो से इसकी बात चल रही है और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हाँ, अगर जियो से बातचीत हो जाती है तो शायद पबजी वापस आ सकता है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसमें किसी ऑफिशियल ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बाहर देने वाली नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो पबजी बैन हुआ है उसमें उसका जो नेचर ऑफ गेम था, मतलब जो वायलेशन था गेम के अंदर, वो दूसरा जो बहुत ज्यादा न्यूज आ रही थी इस चीज की कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के बहुत ज्यादा पैसे उड़ा रहे हैं, तो इन चीजों को भी डिस्कस किया गया था जब पबजी को बैन किया जा रहा था। तो इसीलिए अब क्या, जो साउथ कोरिया वाली कंपनी उसने क्या करा, अपनी पार्टनरशिप हटा दी इंडिया से, टेंसेंट से। लेकिन जो ये प्रॉब्लम है ये तो किसी पार्टनरशिप से रिलेटेड है ही नहीं ना। तो अभी जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पबजी का वापस आना फिलहाल के लिए अभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अभी देखना यह है कि जब जियो से बातचीत हो जाती है इसकी, तो इसका जो बैकएंड सर्वर का काम है, जो मतलब डेवलपमेंट का काम है, वो कौन संभालता है। अगर वो पहले ही टेंसेंट संभाल रहा है जैसे पहले संभालता था, तो भी हमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि भैया जो बैकएंड में काम कर रहा है वो तो टेंसेंट ही कर रहा है। जो नए अपडेट्स देना है, जो नए नए फीचर्स लाने हैं, वो सारा काम तो टेंसेंट ही कर रहा है। तो ये चीज भी यहाँ पर देखने वाली बात है कि जियो अगर इस चीज को संभाल लेता है तो एक चांस है कि हाँ भैया आ सकता है पबजी वापस। लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे ही लग रहे हैं कि फिलहाल अभी काफी टाइम तक तो पबजी वापस नहीं आने वाला ऑफिशियली। वैसे तो लोग खेल ही रहे हैं लेकिन ऑफिशियली अभी वापस नहीं आने वाला। यहाँ पर अगले अपडेट की बात करें तो रिलायंस जियो ने पैनासोनिक एविएशन कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप कर ली है और वो लोग करीब 22 इंटरनेशनल फ्लाइट्स में अपनी कॉलिंग की सर्विसेज देने वाले हैं। यहाँ पर 499 का प्लान है, 699 का प्लान है और 999 रुपए का प्लान है, जिसमें आपको एक दिन के लिए आप फ्लाइट के अंदर हो, आप 20,000 30,000 की हाइट पर हो, वहां पर आप आराम से कॉल कर सकते हो। अभी क्या होता है, अभी इतनी ऊंचाई पर आपको वो सर्विसेज नहीं मिल पाती, क्योंकि जो टावर वगैरह है उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि वो वहां तक आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर पाए। और दूसरी बात, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जब फ्लाइट उड़ रही होती है उस टाइम पर आपका कॉल करना अलाउड नहीं है, अकॉर्डिंग टू द एविएशन गाइडलाइंस जो उस कंट्री में लागू होती है। अब इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया में तो आप बीच फ्लाइट में कॉल कर सकते हो अगर आपके पास नेटवर्क आ रहा है तो। लेकिन इंटरनेशनल के लिए अभी ये नई सर्विस जियो लेकर सामने आया है और आगे चलकर जियो इसको डोमेस्टिक फ्लाइट में भी एप्लीकेबल करने वाला है। तो जल्दी ही आपको, अगर आप फ्लाइट में हो तो आप फ्लाइट के अंदर से भी कॉल कर पाओगे। यहाँ पर अगले अपडेट की बात करें तो वो आ रही है टीम ग्रीन की तरफ से, मतलब एनवीडिया की तरफ से। आपको पता ही होगा कि एनवीडिया का अभी कितना तगड़ा जो RTX सीरीज आया है, RTX 3000 सीरीज, उसने मतलब ग्राफिक कार्ड के मामले में पूरी तबाही मचा दी। नंबर 1 जो परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। नंबर 2 जो उसका प्राइस है वो बिल्कुल आधा कर दिया गया है। तो इस वजह से जब इसकी सबसे पहली सेल आई थी तो वहां पर मतलब 0.5 सेकंड में ही जितने कार्ड थे वो सारे के सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए। तो पहली बात तो एनवीडिया ने यहाँ पर बहुत गलत काम करा है, मतलब बहुत ही कम स्टॉक्स थे और उसी को लेकर उन्होंने लॉन्च कर दिया ये सारा। लेकिन अब यहाँ पर पहली गड़बड़ तो यही है कि मतलब स्टॉक्स बहुत कम थे, फिर भी इन्होंने लॉन्च कर दिया अपने प्रोडक्ट। दूसरी गलती यहाँ पर जल्दबाजी के चक्कर में ये हो गई कि 3000 सीरीज के जो 380 और 390 जो टॉप ऑफ द लाइन ग्राफिक कार्ड्स हैं, उसमें बहुत सारे यूजर्स को स्टेबिलिटी का इशू आ रहा है। मतलब जिस स्पीड पर उनका ग्राफिक कार्ड चलना चाहिए था उस क्लॉक स्पीड पर उनका ग्राफिक कार्ड नहीं चल रहा, बल्कि उससे नीचे चल रहा है और काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन भी उन्हें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये जो चीज होती है ये होती है ग्राफिक ड्राइवर्स की वजह से। इसके ग्राफिक ड्राइवर्स जो हैं अभी तक इतने ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं हो पाए हैं। जनरली पहले ऐसा कभी भी एनवीडिया के साथ नहीं हुआ। अगर हम बात करें टीम रेड की, मतलब AMD की, तो उसके साथ का तो ये हर साल का सीन है। अगर आपको कोई AMD का कार्ड लेना है तो जब वो लॉन्च हो जाता है उसके 2 से 3 दिन तक जब उसके बेंचमार्क आएंगे ना, तो आपको हर एक क्रिएटर, मतलब हर कोई जो रिव्यू करता है, हर कोई अपने रिव्यू में यही बताएगा कि इसके जो ड्राइवर्स हैं वो भी फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं है। तो आपको 3 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का वेट करना पड़ सकता है, उसके बाद जाकर जो वो ग्राफिक कार्ड है वो अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस तक पहुंच पाते हैं। तो टीम रेड का तो ये हर साल का है, लेकिन टीम ग्रीन के साथ ये चीज पहली बार हुई है। और ऑब्वियसली इस बार जल्दबाजी के चक्कर में ग्राफिक कार्ड्स तो बहुत अच्छे निकाले हैं, लेकिन एज अ कंपनी इसने काफी ज्यादा गलत डिसीजन भी लिए हैं। यहाँ पर अगले अपडेट की बात करें तो बहुत दिनों से एपिक गेम्स और एप्पल के बीच की न्यूज नहीं आ रही थी, तो अभी न्यूज आ चुकी है। एपिक गेम्स को करीब 16 और अलग अलग जो सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग एप्स हैं, उनका सपोर्ट मिल चुका है कि भैया उन्होंने एप्पल के खिलाफ एक ऐप फेयरनेस की पॉलिसी को लेकर सवाल उठाया है कि भैया एप्पल जो है वो कंपटीशन को बहुत ज्यादा डाउन करता है, एप्पल अपनी मोनोपोली चलाता है। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी करी है कि एप्पल जो 30% अपना कट लेता है उसको भी रिड्यूस करे। तो ये सारी चीजें अभी मिलकर जो 16 कंपनीज हैं उसके साथ, एपिक के साथ मिलकर एप्पल के खिलाफ दोबारा से लॉसूट फाइल करने वाली हैं। अब हालांकि एप्पल ने जो इन ऐप परचेज वाला सेक्शन होता है उसमें जो फेसबुक का इवेंट होता था उसको भी एज अ इन ऐप परचेज ही वो लेता
लेता था। मतलब जैसे मैंने एक इवेंट कराया, मैं एक लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, अब मैंने आपको फेसबुक पर लिंक दे दी। अब अगर आपको वो लाइव स्ट्रीम देखनी है तो आपको मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो जब आप उसमें 100 रुपए की पेमेंट करोगे फेसबुक पे, तो 100 रुपए डायरेक्ट के डायरेक्ट मेरे पास नहीं आएंगे, उसमें से 30 रुपए एप्पल रख लेता था। लेकिन अभी एप्पल ने 31 दिसंबर तक इस चीज में छूट दे दी है, मतलब पूरे के पूरे 100 रुपए मेरे पास ही आएंगे। लेकिन साथ ही साथ उसने फेसबुक से कहा है कि भैया इस चीज को तुम ठीक करो, इसे रीडिजाइन करो और इसे ऐसा बना दो कि ये चीज एज अ इन ऐप परचेज कहलाए, ताकि ये जो परचेज है ये हमारी गाइडलाइन से और भी अच्छे से मैच कर पाए। अब भैया एप्पल जो है वो झुकने वाला तो है नहीं, वो कुछ और तिकड़म लगाएगा और अपना 30% लेकर ही रहेगा, कुछ भी कर लो। यहाँ पर अगले अपडेट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स के साथ साथ अमेजॉन ने अब अपना क्लाउड गेमिंग सर्विस भी लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है लूना। क्लाउड गेम सर्विस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत ही लो एंड कंप्यूटर है, मतलब उसके जो पार्ट्स हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन अब आपको एक गेम खेलना है, जैसे फॉर एग्जांपल एसेसिन क्रीड। ये बहुत ही पावरफुल गेम है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा ग्राफिक कार्ड और बहुत बड़ा सीपीयू चाहिए, लेकिन आपके पास तो वो है नहीं। लेकिन आप अमेजॉन को कुछ पैसा देकर, आपके पास अगर इंटरनेट स्पीड है अच्छी खासी, डाउनलोड और अपलोड दोनों, तो आप क्या कर सकते हो, चलेगा वो अमेजॉन के कंप्यूटर पे, लेकिन वो चीज आपके कंप्यूटर पर रीडायरेक्ट कर दी जाएगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने कंप्यूटर में उसे खेल रहे हो, जबकि जो हार्डवेयर यूज हो रहा होगा वो अमेजॉन ने जो कंप्यूटर लगा रखा है वो उनका यूज हो रहा होगा। तो इसी चीज को क्लाउड गेमिंग कहते हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पर जो आपका कॉम्पिटिटिव गेम हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल COD या फिर PUBG हो गया, जहाँ पर लेटेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहां पर आप क्लाउड गेमिंग में ये सारे गेम्स नहीं खेल पाओगे। क्लाउड गेमिंग में आप वो गेम्स खेल सकते हो जिसमें टाइम की कोई वो नहीं है, मतलब आपको किसी से रियल टाइम में बात नहीं करनी, कोई रियल टाइम में शॉट नहीं मारना, आपका 1 सेकंड के इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर ये चीज काम आने वाली है। स्टोरी टेलिंग जो गेम्स होते हैं वहां पर ये चीज काम आएगी। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि क्लाउड गेमिंग सर्विस को आप ज्यादा प्रीफर करोगे या फिर आप प्रीफर करोगे कि अपना खुद का PC बनाओ और उसमें जो मन चाहे वो गेम रियल टाइम में खेल सको। अगर स्टोरी टेलिंग खेलनी है तो अपने ही हार्डवेयर में खेलो, आपको ये ज़रूरी नहीं है इंटरनेट से इधर उधर करने की या फिर कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की सर्विस को। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर अगले अपडेट की बात करें तो वो आ रही है विंडोज़ की तरफ से। विंडोज़ का XP और विंडोज़ का 2003 वाला जो वर्जन है उसका जो सोर्स कोड है वो इंटरनेट पर लीक हो गया है। और साथ ही साथ इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसमें एक फोल्डर भी शेयर हो रहा है जिसके अंदर बहुत सारी वीडियोज हैं बिल गेट्स के रिगार्डिंग, जो कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। मतलब बिल गेट्स ने शायद कुछ ऐसा किया होगा कंपटीशन को खत्म करने के लिए या फिर कुछ भी अनएथिकल किया होगा, उस चीज की वीडियोस वहां पर देखने को मिल रही हैं। अब आप सोच सकते हो कि सोर्स कोड क्या होता है। देखो सोर्स कोड ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गेम है तो गेम की कोडिंग करी जाती है, तो वो जो कोडिंग का पूरा पेज होता है ना, उसी चीज को सोर्स कोड कहते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है, मतलब विंडोज जो है, वो तो एक ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है। जनरली जो ओपन सॉफ्टवेयर होते हैं जो सबके लिए अवेलेबल होते हैं उसका सोर्स कोड तो कहीं भी जाता रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे एप्पल का हो गया मैक OS, विंडोज हो गया, ये चीज पैसे वाले सॉफ्टवेयर हैं, तो ये लोग जो है ये अपना सोर्स कोड किसी को भी नहीं देते, इसीलिए इनका सोर्स कोड लीक होना एक न्यूज बन जाती है। तो बस यार आज की वीडियो में इतने ही न्यूज थे। आई नो बहुत ज्यादा खास कोई न्यूज नहीं थी आज की वीडियो में, लेकिन फिर भी अगर आपको आज के अपडेट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।